तो भाई साहब स्वागत है आपका अमन इंदिरा क्लासेस AIC के YouTube चैनल पे। चैनल का नाम है AIC लाइव, जिसमें ई भैया 2 बार आता है। याद रखिए, फॉलो करिए और मजा आ जाएगी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। आज की बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? काय का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्लास 10th ICSE का। ये जैसे 3 लेक्चर्स पहले आ चुके हैं आयुपैक पर, और उसमें बताया गया कि चैप्टर हाईली कॉन्सेप्चुअल है। जनरली इस बात का परसेप्शन बच्चों में रहता है कि ऑर्गेनिक पूरा तोता रटंत है। रटने वाला नहीं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सीख लो तो सब कुछ लॉजिकल और इंटरकनेक्टेड है। आज का लेक्चर बहुत पावर पैक है। आज की बात हम लोग पहला पार्ट एल्केन से करने वाले हैं। ध्यान रखना, हम आज एल्केन कवर करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एल्केन एक दिन का टास्क है। आप ऐसा मत सोचे कि एल्केन टीचर आया, क्लास में बोला, बोल बोल के रिएक्शंस हो गई और बस काम हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा एल्केन क्या है, समझे? तो भैया जिसको जिसको शेयर कर सकते हो कर दो, और भला करने से भला होता है। दूसरों को शेयर करोगे भला होगा। शेयर करो, फिर सब्सक्राइब भी करो, और फिर लाइक वाइक तो करना ही करना है ना। लाइक करोगे, अगर पूरा सेशन देखोगे तो लाइक तो गारंटी से करोगे। बहुत ही बढ़िया सेशन होने जा रहा है। ठीक, देखो क्या है, क्या पढ़ोगे आज? आज का एजेंडा क्या है? क्या पढ़ोगे आज? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे। एल्केन्स कैसे पढ़ाए जाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप ध्यान से रखना कि जितने बुक में मैकेनिज्म दिए हैं, हम उनसे काफी ज्यादा मैकेनिज्म करेंगे। स्पेशली मीथेन हमारे कोर्स में बहुत बार, मीथेन और दूसरा इथेन, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत बार पूछे गए हैं। डिफरेंट एल्केन्स कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। बुक से ज्यादा पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस वो भी बुक से ज्यादा करेंगे। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, ये क्या शब्द है? रिएक्शन कैसे हुई, इसका आंसर आपको मिलेगा। सारी रिएक्शंस में तो नहीं कर सकते, पर जो भी बताया जा सकता है वो हम लोग करेंगे। बेसिक्स ऑफ एल्केन्स करेंगे। मार्श गैस क्या होती है, इस पर PYQ मिलेगा आपको। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है मार्श गैस पर। यूजेस और सोर्सेस पढ़ेंगे। इतना काम आज का एजेंडा है। तो एजेंडा क्लियर है बच्चों? अगर एजेंडा क्लियर है तो आप कहिए यस, और कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा सेशन और क्या रिक्वायरमेंट है। और ठीक, आइए देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का एजेंडा है एल्केन। सुंदर सुंदर लिखा है तुम्हारे लिए, देखो एल्केन्स। आप जानते हैं एल्केन्स बच्चे पढ़ते हैं कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छी बात है कि कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इस वजह से अगर आप CH3 यानी एथेन को अगर एल्केन बोलेंगे तो CH4 मेथेन को भी एल्केन बोलेंगे। अदरवाइज अगर आप मेथेन की चर्चा कर रहे हो तो मेथेन में आपके पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन कार्बन टू कार्बन कोई सिंगल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी एल्केन है। इस वजह से एल्केन को ऐसे पढ़ना चाहिए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी ना हो। बहुत बढ़िया बात। कार्बन टू कार्बन अगर बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिंगल ही हो। बहुत बढ़िया। एल्केन्स का दूसरा नाम भी होता है, और उनको हम लोग नाम देते हैं बेटा पैराफिन्स। क्या नाम देते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन को 2 हिस्सों में तोड़ो। पहला हिस्सा आएगा पैरा, दूसरा आएगा एफिन, एफिनिटी। पैरा का मतलब लेस, स्मॉल, और एफिन का मतलब एफिनिटी। एफिनिटी किसके लिए? टुवर्ड्स रिएक्शन। जिसकी स्मॉल एफिनिटी हो रिएक्शन के लिए, यानी ये रिएक्शन करना नहीं चाहते। रिएक्शन करना नहीं चाहते। बहुत कम तरह की रिएक्शंस एल्केन्स देते हैं। इसलिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज अगर कोई है, लीस्ट रिएक्टिव सबसे कम, यानी कि दुनिया में सबसे कम जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या बोला? जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें लीस्ट रिएक्टिव हमारा एल्केन होता है। बढ़िया। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे एल्केन्स का? एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यानी जितने कार्बन उसके डबल से 2 सादा कार्बन। ठीक, एन की वैल्यू 1 2 3 4 चलती रहेगी। बढ़िया। एन की वैल्यू 1 डालेंगे मेथेन बनेगा, एन की वैल्यू 2 डालेंगे एथेन बनेगा, 3 डालेंगे प्रोपेन बनेगा, 4 डालेंगे ब्यूटेन बनेगा, 5 डालेंगे पेंटेन बनेगा, 6 डालेंगे हेक्सेन बनेगा। और सबके फॉर्मुलाज एक्सेट्रा हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में इसको बोल रहे हैं। अदरवाइज आप देखें एन की वैल्यू 1 डालें इसमें तो C1H2n+2 यानी 4, 2 डालें तो 6, इस तरह से आता जाएगा। जो एन की वैल्यू 1 डाली वो फर्स्ट मेंबर है, 2 डाली सेकंड मेंबर, 3 डाली थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, सिक्स मेंबर। और हर एक मेंबर में जब आप सेकंड मेंबर में जा रहे हैं एक से, तो आप CH2 ऐड कर रहे हैं। एक से दूसरे में जा रहे हैं तो आप CH2 ऐड कर रहे हैं। एक से दूसरे में जा रहे हैं तो आप CH2 ऐड कर रहे हैं। देखिए CH4 से अगला मेंबर क्या मिला? C2H6। यहां से हमें क्या अंतर है? एक C का और 2 हाइड्रोजन का। ठीक, इसका अगला मेंबर C3H8 है। अगर सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो एक C 2H ऐड कर रहे हैं। C4H10 है। देखो यहां 3, यहां 4, यहां 2 8, यहां 10, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो हर एक से दूसरे में जाने में आपको बार बार क्या ऐड करना पड़ रहा है?
CH2 होमोलोगस सीरीज लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, तो ये पूरी की पूरी जो चीज बनकर आ रही है दैट इज होमोलोगस सीरीज। क्या है बेटा? होमोलोगस सीरीज। तो CH2 ऐड करो, नेक्स्ट मेंबर पर आओ। ये ट्रिक है भैया, CH2 ऐड करो, नेक्स्ट मेंबर पर आओ। चर्चा करते हैं सोर्सेज ऑफ एल्केन्स की, कि एल्केन्स कहां कहां पाए जाते हैं। नेचुरल गैसेस में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। ठीक, कहां कहां पाए जाते हैं? नेचुरल गैसेस में और पेट्रोलियम में। याद रह जाएगा? बिल्कुल याद रह जाएगा। अच्छा, आइए चर्चा करते हैं मार्श गैस की, है ना। मार्श गैस जिसको हम लोग मेथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेथेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना सब कुछ लिखने में बहुत टाइम जाता है ना, लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए लिख कर लाए, बोल बोल के बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। मार्श गैस का मतलब मीथेन। कौन सी थेन? मीथेन। फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? CH4। कहां कहां पाया जाता है? किताब लिखकर देती है फाउंड एट बॉटम ऑफ मार्शेस ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज बाय कोई सर्टेन बैक्टीरिया। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, हम शायद इसे पचा भी नहीं पाते, है ना। तो सेल्यूलोज नाम का वस्तु, और तुम्हें पता होगा कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक, बैक्टीरिया इसका फर्मेंटेशन करता है, तो उससे मार्श यानी मेथेन गैस बनती है। कहां बनती है? मार्शेस के बॉटम पर। अब ये मार्शेस किताब में पढ़े होगे, लेकिन तुम पूछे नहीं होगे कहीं कि मार्शेस क्या होता है। चित्र लेकर आए इसलिए तुम्हारे लिए। क्या तुमको ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं? इनके नीचे में देखोगे कीचड़ भरा हुआ है, और यहां पे हमेशा ये फ्लडेड रहता है वाटर से, है ना। कोई वेटलैंड है फ्लडेड विद वाटर, और ये हिस्सा जो है ये मार्श कहलाता है। लिखा हुआ देखो, ये मार्शेस है। इनके बॉटम पे फर्मेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन हो रहा है, मतलब पौधे हैं उनके अंदर सेल्यूलोज होगा, और बैक्टीरिया इनका फर्मेंटेशन कर रहा है, तो यहीं से मीथेन गैस जनरेट होती है। अगर हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उनमें भी मीथेन गैस यानी मार्श गैस हो सकती है, अगर हमारे फूड में सेल्यूलोज होगा तो जानवर अक्सर इस तरह के गैसेस को यानी मार्श गैस को निकालते हैं, क्योंकि जानवर जो होते हैं सेल्यूलोज को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जो लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं उनके एक्सहेल्ड एयर में मार्श गैस होती है। हमारे इंटेस्टाइन्स में मार्श गैस होती है, तो जो हमारे पेट में गैस रहती है ना, बदबूदार बातें हो रही हैं, लेकिन उनमें मीथेन गैस एक पार्ट है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, मीथेन भी होती है। ठीक, कोल कैविटीज में भी 90% तक मीथेन गैस रहती है, और इसको बनाने के लिए मार्श गैस को ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड या चारकोल या कार्बन के ड्राई डिस्टिलेशन से बनाया जा सकता है। और याद रखने वाली बात, मीथेन ही मार्श गैस होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मार्श गैस की याद होनी चाहिए। और एक और बात याद रखना कि मार्श गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल काहे में है? देखो भैया, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जैसे CO2 रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन गैस भी रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे आइए, जो एल्केन्स होते हैं C1 to C5 यानी कि एक कार्बन से 5 कार्बन तक के एल्केन्स गैसेस होते हैं, 6 से 16 तक लिक्विड होते हैं, 17 के ऑनवर्ड जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ता जा रहा है या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है वो सॉलिड हो जाते हैं। तो जो सॉलिड है वो वैक्सी सॉलिड है, ध्यान रखना। कम मास नंबर है तो गैसेस है, ज्यादा मास नंबर हुआ लिक्विड है, बहुत ज्यादा मास नंबर हो गया तो वैक्सी सॉलिड्स हो गए। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, पोलर होते तो वाटर में सोल्यूबल होते, नॉन पोलर है वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर। लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट है, समझे बात? बढ़िया। क्यों लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट है? अरे मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक है तो फिर एमपीबीपी लो हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। हाइड्रोकार्बन्स में मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, इस वजह से इनका एमपीबीपी वीक रहता है। बहुत बढ़िया बात। हाईली फ्लेमेबल होते हैं, आसानी से जलते हैं। अगर आसानी से जलते हैं तो क्या इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है? कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। अब ये शब्द नहीं सुना तुमने? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि आप फ्यूल के 1 ग्राम को जलाइए, 1 ग्राम जलने से क्यों हीट जनरेट हुई, तो कितनी हीट जनरेट हुई फ्यूल के 1 ग्राम के जलने से, ये हीट का अमाउंट कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। अब कोई 1 ग्राम जलकर 10 जूल निकाले, कोई 1 ग्राम जलकर 100 जूल निकाले, तो लॉजिकली जो 100 जूल हीट जनरेट कर रहा है वो अच्छा फ्यूल है। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी वो गुड फ्यूल कहलाएगा। और जो गुड फ्यूल कहलाएगा, तो गुड फ्यूल ज्यादा हीट इसलिए जनरेट कर पा रहा है क्योंकि उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट कंबशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंप्लीट कंबशन। और जो व्यक्ति कंप्लीट कंबशन शो करता है वो व्यक्ति ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, याद होगा ना। अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो फिर ब्लू फ्लेम आती है,
और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो फिर येलो फ्लेम आती है। क्लियर है मेरी बात? याद रखना, इनकम्प्लीट कंबशन येलो फ्लेम और कंप्लीट कंबशन ब्लू फ्लेम। तो फिर याद रखो भैया, 1 से 5 तक गैस, 6 से 16 तक लिक्विड और 16 के आगे जितने भी हैं सब वैक्सी सॉलिड्स हैं, सब नॉन पोलर हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, लो एमपीबीपी होता है, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इस वजह से अच्छे फ्यूल हैं और कंप्लीट कंबशन देते हैं, इस वजह से ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। आइए साहब, अब केमिस्ट्री चालू होती है। कहानी है मेथेन गैस की। किसकी? मेथेन गैस की। तो मेथेन गैस, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, जिंदगी अच्छी चल रही है। कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनके सामने रखा और सारे हाइड्रोजनों ने अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रखा और इस प्रकार से सुंदर सुंदर सिंगल बॉन्ड्स बना लिए। कार्बन ने चारों से शेयर कर लिए, खेल खत्म, पैसा जम, मीथेन बन गई। बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाओगे, इस प्रकार से बनेगा ये बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसका 3D ज्योमेट्री कैसी है? 3D ज्योमेट्री, इसका नाम होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रल शेप है ना, शेप का नाम है टेट्राहेड्रॉन। तो ये किस शेप का हुआ? टेट्राहेड्रल शेप का हुआ। अच्छा, सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डॉट 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 क्या है और ये ऐसे बोल्ड लाइन क्या है? तो ध्यान से देखो, जब मैं कहूंगा कि बोल्ड लाइन है तो इसका मतलब ये स्क्रीन से तुम्हारी तरफ आ रहा है। फोन पे देख रहे हो ना, तो ये स्क्रीन से बाहर निकल के तुम्हारी तरफ आ रहा है। जहां पे सिंगल लाइन बनी है ये स्क्रीन पर ही रखा है। तो ऐसा समझना कि अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो मतलब ये कार्बन स्क्रीन पर रखा हुआ है और सिंगल लाइन है हाइड्रोजन, तो ये भी स्क्रीन पे ही रखा हुआ है। और जब मैंने ऐसे चौड़ी सी लाइन बना दी, इसको बोल्ड कर दिया, इसे हम लोग वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज। तो यहां का हाइड्रोजन जो है स्क्रीन पे नहीं है, तुम्हारी तरफ स्क्रीन से बाहर है। तो एक पेन ले लो, स्क्रीन के ऊपर रख दो और देखो कि तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये वाला भी स्क्रीन पर हो गया और डैश का मतलब ये स्क्रीन के अंदर पीछे की तरफ है। तो 3D बन गया कि नहीं बन गया डिजाइन? ये 3D स्ट्रक्चर कहलाता है टेट्राहेड्रॉन, पिरामिड के जैसा है। लाइका पिरामिड ये, पर इसे पिरामिड ना कहो, क्या कहो? टेट्राहेड्रॉन कहो। हर एक HCH ये जो एंगल बन रहा है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब तुम कहोगे सर एक मिनट विनट क्या होता है? 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दो तो ये बनता है 1 मिनट। तो ऐसे 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होता है और सारे एंगल आइडेंटिकल है, ये भी 109 डिग्री, ये भी, ये भी, ये भी। तो दिख रहा है मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो टेट्राहेड्रॉन बनाने की आदत डालो, जैसे ये एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर, है ना, यहाँ हाइड्रोजन लिख लीजिए इस प्रकार से और इन्हें मिलाइए इन्हें मिलाइए इन्हें मिलाइए इन्हें मिलाइए इन्हें मिलाइए, बन गया क्या? टेट्राहेड्रॉन। वाह वाह वाह। आओ देखो, क्या ये सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है? हाँ। तो क्या इसमें सारे के सारे 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं? क्या कोई डबल बॉन्ड मौजूद है? एल्केन है साहब, तो डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं। सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, सारे बॉन्ड एंगल सेम है। बॉन्ड एंगल बोर्ड में पूछा गया है 109 डिग्री 28 मिनट। भाई साहब याद रख लो, काम आएगा। अच्छा, अगर CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, CH4 लिखा है तुम्हारे सामने, कार्बन का मास कितना? 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना? 1, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। तुम जानते हो कि अगर वेपर डेंसिटी निकालने जाओ तो क्या वो आदमी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होता है? मॉलिक्यूलर मास 16 निकाला, 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 8। यानी वीडी कितनी हुई? 8। देख लिख के लाया हूं मैं, वीडी 8 नहीं आया। अच्छा, एयर का अगर मैं वीडी तुमसे बोलने लग जाऊं तो क्या तुम्हें याद है कि एयर की वीडी 14.5 होती है? हाँ। क्या हमारे मेथेन की वीडी 8 आ रही है? तो क्या वीडी फॉर एयर इज ग्रेटर देन वीडी फॉर मीथेन? हाँ सर, ऐसा ही है। तो जिस गैस की वीडी एयर से कम होती है वो एस्केप कर जाती है ऊपर और जिसकी वीडी ज्यादा होती है वो नीचे जाती है। यानी कि वेपर डेंसिटी लेस देन 14.5 अगर होगा तो वो गैस उड़ जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक, एस्केप कर जाएगी। और वीडी अगर 14.5 से ज्यादा है यानी कि एयर से भारी हो गई तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। याद रह जाएगा? जी हाँ। नॉन पोलर गैस है, पानी में घुलती नहीं है। रिपीटेडली बोल रहा हूं, पानी में नहीं घुलती। और पानी में नहीं घुलती इसका क्या बार बार बोल रहे हो? तो याद रखना, पानी में नहीं घुलती इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से इसे कलेक्ट किया जाता है। कौन से मेथड से? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से। ठीक, ये क्या है यार, याद रखना पड़ेगा। अभी बोल दे रहा हूं, बार बार एक ही चीज बोलूंगा तो याद हो जाएगी लेक्चर के दौरान। ये सब मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। आओ आगे आओ, देखो क्या चल रहा है। कह रहा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब अपनी असली कहानी पे आए हम लोग। लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है? मेथेन बनाने के, इसमें हम लोग मेथेन का बनाते हैं फिर एथेन का भी लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सोडियम एसीटेट लेंगे। सोडियम एसीटेट कैसे बनता है? देखो, मान लो मेरे पास CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, ठीक, एसिटिक एसिड, और इसमें हमने मिला दिया NaOH। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये है बेस, एसिड बेस रिएक्शन है तो लॉजिकली क्या होने वाला है?
न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। बेस का OH, एसिड का H निकल लेगा और क्या बनाएगा भाई साहब, वाटर। बाकी Na प्लस और यहां पे ये माइनस, CH3COO माइनस Na प्लस, ये क्या बन गया बेटा, सॉल्ट और वाटर। ये जो स्पीशीज बनकर आई ना, इसे बोला गया सोडियम एसीटेट। क्या कहा गया इसे, सोडियम एसीटेट। अब ये क्यों कहा गया, अब सोडियम एसीटेट की भी कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, वो जान लो तो तुम्हें भी सुनकर अच्छा लगेगा और फीलिंग गुड सी होगी। देखो क्या है इसमें, जो इतना पार्ट है ये नेगेटिव चार्ज है ना, एनायन, इसे नाम देते हैं एसीटेट आयन। क्या नाम देते हैं बेटा, एसीटेट आयन। और ये तो सोडियम है ही, तो सोडियम एसीटेट, नाम समझ में आया, जी हाँ। मेथेन बनाने के लिए हम इस सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं, COOH की बजाय COONA माइनस और प्लस, ये क्लियर है। अब इसमें हम लोग जो रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं NaOH की कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लेते हैं। ध्यान सुनना, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, इनको जब हम लोग 3:1 के रेशियो में लेते हैं, किसमें बेटा, 3:1 के रेशियो में अगर लेते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, याद होगा तुम लोगों को, अगर याद है तो बताओ, याद है क्या, याद है क्या, नहीं याद है कोई बात नहीं, सोडा लाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, और सोडा लाइम मिक्सचर बोलेंगे इसे। कोई परेशानी वाली बात, याद रखना बेटे, जो रेशियो है वो तुम भूलने के लिए अलाउड नहीं हो, भूल नहीं सकते हो, अंडरलाइन कर दिया उसे, देख लो। और ये सब काम करते ही तुम्हारे लिए क्या बनकर आएगा, ध्यान से सुनना, Na2CO3 और मीथेन गैस बाहर। देखो ध्यान से क्या बन रहा है, Na2CO3 ये बना, ठीक, और ये वाला H कैप्चर कर लिया इसने। ये सिर्फ याद करने के लिए, ऐसी कोई मैकेनिज्म है नहीं, है ना। तो ये जो मीथेन गैस बनी, यही हमारी मीथेन गैस है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का क्या तस्करा है भी बताओ। देखो, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, जिस ट्यूब से मीथेन गैस बनकर आ रही है अंदर से, उस ट्यूब को हम लोग डाल देते हैं एक कंटेनर में। अब इस कंटेनर में शुद्ध जल भरा हुआ है ना, सॉल्ट वॉल्ट नहीं डालना, कोई दूसरा रिएजेंट नहीं डालना, एसिडिक बेसिक नहीं बनाना है, पानी भरा हुआ है, और इसमें एक ट्यूब भरी हुई है, ऊपर से बिल्कुल सील्ड है, इस तरह से आ रही है। यहां पे देखो, जो हमारा ये जो ट्यूब है ना, वो इस ट्यूब के अंदर चला गया और पानी यहां तक है, ठीक। अब सोचो कि क्या ये मीथेन पानी में सॉल्यूबल है, तो हमने कहा नॉन पोलर है, तो नॉन सॉल्यूबल इन वाटर रहेगी, तो पानी में सॉल्यूबल नहीं है। दूसरा, इसकी VD लेस देन 14.5 है, तो ये उड़ जाएगी, उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, तो उड़ जाएगी, तो हवा में छोड़ोगे तो उड़ जाएगी। तो पानी से अब ये गैस जो है, मीथेन जो आ रही थी अंदर से, ये पानी के थ्रू आएगी। अब इसके पास एक ही रास्ता है उड़ने का, तो ये गैस ऊपर उड़ेगी, यहां आ जाएगी, पानी में घुलेगी नहीं क्योंकि नॉन सॉल्यूबल है। तो ये वो हिस्सा है जहां पे हमने मीथेन गैस को कलेक्ट कर लिया। इसमें मीथेन कहां जा रही है, ऊपर, और पानी कहां आ रहा है, नीचे। पानी आ रहा है नीचे, तो इसी को नाम क्या दिया गया बेटा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्या नाम दिया गया, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्लियर है, नॉन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और दूसरी बात उसकी वेपर डेंसिटी कम है, इसलिए यह काम किया गया। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, कि जब तुम रिएक्शन करा रहे थे तो ये जो पोर्शन था CH3, ये कन्वर्ट हो जा रहा था मीथेन में, ठीक। तो अगर तुम एथेन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाना चाहते हो, तो CH3 CH2 COOH कर लो, H ना करो, COONA ऐसा रख लो। अब ध्यान से देखो कि ये वो हिस्सा है जो Na2CO3 बना रहा है, और ये वो हिस्सा है जो एल्केन बना रहा है। तो इसकी रिएक्शन NaOH और CaO की प्रेजेंस में करो और 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर रखो, तो फिर से Na2CO3 बनेगा, और जो ये हिस्सा है इससे C2H6 बनकर निकल जाएगा, और बनी क्या बेटा, ये एथेन। ये भी पानी में उतनी सॉल्युबल नहीं है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से आसानी से इसको कलेक्ट किया जा सकता है, और बस बात बन जाएगी। बहुत बढ़िया बात, अगर ये बातें समझ में आती हैं तो बहुत बढ़िया। आइडेंटिकल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया। इस वजह से
याद रखना कि ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा ये तुम्हें देगा। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है ये भी चेक करना अपने को। तो पहला प्रोसेस है जिसमें कहा गया कि नेसेंट हाइड्रोजन से, देख रहे हो नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है वो जानो। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। अब इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन क्यों चाहिए, इतनी क्या डिमांड है हाइड्रोजन में, ऐसा क्या खास हो जाएगा, ध्यान सुनो। दो तरह से हाइड्रोजन को सोचोगे, H और H2। ये है मॉलिकुलर और ये है एलिमेंटल। एलिमेंटल का मतलब अभी इसका मॉलिक्यूल नहीं बना है। अब हाइड्रोजन अनस्टेबल है ना एटम, तो इसलिए वो H2 बना के रहता है। H अकेला थोड़ी रहेगा कभी, तो नॉर्मली H नहीं मिलता। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब है अभी अभी हाइड्रोजन बनाया है, यानी H बनकर आया है। धीमे धीमे वो H2 बनेगा, लेकिन ये मेरे पास मौजूद है, ये रिएक्शन करेगा। अब ये एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, तो मान लो कि तुम्हारे पास CH3I है, ठीक। तो ये रहा तुम्हारे पास एल्काइल और ये रहा तुम्हारे पास हैलाइड। इससे क्या बन गया बेटा, एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन से, और जो एलिमेंटल हाइड्रोजन होती है उसको ऐसे डब्बे में लिख देते हैं, ठीक। और दो दो मोल लग जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन मिलेगी इसे और एक हाइड्रोजन मिलेगी इसे। तो बनेगा क्या, CH3H और क्या बनेगा, HI। CH3H का मतलब क्या हो गया बेटा, CH4। जिंदाबाद, मेथेन बन गई हमारे पास। अच्छा सर, क्या इस तरह से हो सकता था कि CH3 CH2I और यहां पे फिर से हम लगाते दो दो H और फिर रिएक्शन कराते तो बनता CH3 CH2 और H और फिर बनता HI, और ये कुछ और थोड़ी है। तुम ध्यान से देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, और इसी को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये C2H6, यानी कि हमारे पास क्या बन के आ रहा है, एथेन। तो इस प्रोसेस से तुम मेथेन भी बना सकते हो, एथेन भी बना सकते हो। अच्छा सवाल कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन कहां से लाओगे। तो मान लो तुमने HCl लिया डाइल्यूटेड और इसको खिला दिया ZnCl2, तो बनेगा क्या, सॉरी ZnCl2 बोल दिया, Zn जिंक डस्ट पे है ना, जिंक मेटल पे डाला, तो बनाएगा क्या ये ZnCl2, और क्या बनाएगा 2H, ये बनाएगा, और धीमे धीमे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता जाएगा। यहां से तुम्हें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत बढ़िया। आइए, एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब, है ना, आधी अधूरी पढ़ा के छोड़ देते हैं। देखो मैं मैकेनिज्म नहीं बता पाऊंगा इस रिएक्शन का, बिकॉज मैकेनिज्म बताना थोड़ा सा भारी है 10वीं क्लास में, 11th में तो फिर डिटेल में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं जितना बता सकता हूं, जितना अलाउड है आप लोगों को बता पाना उतना बताते हैं। मेथड क्या है कि आपके पास एल्काइल हैलाइड हो, फिर से वही बात, एल्काइल और हैलाइड का मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मेरा आपसे सजेशन है कि जब भी आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करें, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सबकी बताएं। फ्लोरीन बड़े वॉयलेंट रिएक्शंस देते हैं, इस वजह से उनको अलाउड नहीं करते हम लोग रिएक्शन करना। अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएं और ड्राई ईथर लें, क्या कराएं, सोडियम मेटल से ड्राई ईथर, कोई भी ईथर लें, ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, तो इससे बनेगा RR और बनेगा NaX 2 मोल, ये होगा। अब मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने की। देखो क्या होता है, RX बीच में लगाओ 2 सोडियम और फिर लिखो XR, लिख लिया। ये करने के बाद इन्हें कनेक्ट करा दो, ये कनेक्ट हुए तो क्या बना बेटा 2NaX, और फिर RR बच गए, उन्हें आपस में जोड़ दो। ये है इसको याद रखने की ट्रिक। आपको ये मैकेनिज्म के नाम से चिपकाई जा सकती है कि भैया ये मैकेनिज्म है इसकी, यकीन मानो मैकेनिज्म नहीं है, शुद्ध भाषा में ट्रिक है। मैकेनिज्म क्या है 11वीं में पढ़ोगे यार, 10वीं में इसका खेल नहीं है ना। अच्छा बढ़िया, एग्जाम्पल बताओ। अरे CH3Cl ले लो यार और Na से रिएक्शन करा दो ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर में कराया तो हुआ क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो भी चेन थी ये 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार बन रही है, मैंने बता दिया ट्रिक है ना, 2 बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ CH3 हमारा R हो गया, अगर CH3 को देखोगे R का काम कर रहा है, तो CH3 CH3 और 2 टाइम्स NaCl। कोई कहेगा नहीं हम तो CH3 CH2I पढ़ रहे थे, तुम कहोगे आई वाई सब सेम, Na ड्राई ईथर, तो बना क्या CH3 CH2। अब इसी को उल्टा रिपीट कर दो, CH2 CH3 और 2NaI बना दो। इसको देखो 4 कार्बन है तो बन गया क्या बेटा, ब्यूटेन। अब ध्यान से देखो
कि इसमें रिपीट हो रहा है आर और आर, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर आर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सोच ये इवन नंबर कार्बन की चेन है और सोच ये भी इवन नंबर कार्बन की चेन है, तो ऐड होके दोनों के दोनों रिजल्ट क्या देने वाले हैं, इवन। सोच ये ऑड नंबर कार्बन की चेन है, सोच ये भी ऑड नंबर कार्बन की चेन है, तो फिर से ये क्या देने वाले हैं, ऑड ऑड ऐड होके इवन। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कार्बन के नंबर इवन होंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कार्बन के नंबर इवन होंगे। बहुत बढ़िया बात है, इवन कार्बन बनाता है, मतलब 2 कार्बन की चेन बना सकता है, 4 की बना सकता है, 6 की बना सकता है, 8 की बना सकता है, परंतु ये 7, 3, 5 की नहीं बना सकता। ओहो, इस मेथड का ड्रॉबैक निकल आया। इस मेथड का ड्रॉबैक, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बनाए ही नहीं जा सकते। क्या बात, ये ड्रॉबैक है, पूछा जाता है, याद रखो, समझे बात। अब सवाल आता है कि ड्राई ईथर क्यों, वाई ड्राई ईथर, वाई ड्राई ईथर का मतलब वेट ईथर क्यों नहीं, इसलिए कि सोडियम जो है इज रिएक्टिव एंड विल रिएक्ट with water to form NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, दैट यू हैव टू नो कि हाँ भाई एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। बढ़िया बात, हम इससे बच जाएं इसलिए ऐसा, बढ़िया। और वाई ईथर ओनली, ईथर ही क्यों लिया, कोई और सॉल्वेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ईथर होता है वो पार्शियली पोलर होता है। तो कंप्लीटली पोलर क्यों नहीं होता, अबे ऑर्गेनिक है ना, तो पार्शली पोलर पार्शली ऑर्गेनिक। पोलर होने की वजह से सोडियम को घोल लेता है अपने में, ऑर्गेनिक होने की वजह से एल्काइल हैलाइड को भी घोल लेता है अपने में। तो ईथर के अंदर तुम्हें एल्काइल हैलाइड भी मिलेगा और सोडियम भी मिलेगा, दोनों घुल जाएंगे तो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। अब अगर एक सॉल्यूशन में घुले ही नहीं तो दोनों रिएक्शन कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग ये लेते हैं। खैर काफी सारी बातें हो गई वुड्स रिएक्शन को लेकर। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्रैंक-लैंड रिएक्शन। व्हाट इज आवर फ्रैंक-लैंड रिएक्शन? फ्रैंक-लैंड रिएक्शन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वुड्स रिएक्शन का जुड़वा भाई है, बस सोडियम को जिंक से रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि आपने क्या किया, आर एक्स लिया, एक्स की जगह फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्स की जगह मतलब क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, एग्जाम्पल खुद से बना लो और काम हो जाएगा। 2 Na ले लो, एक्स के साथ आर लगा लो, ड्राई ईथर ले लो और उसके बाद Na की जगह जिंक लगाना था, टैंग 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 टैंग, जिंक लगाया तो हुआ क्या, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, हेलोजेंस की 1 1 होती है, एक जिंक दोनों को खा जाएगा, बनाएगा ZnX2 और बनेंगे R R। बहुत बढ़िया। क्या सोडियम के अलावा किसी और मेटल से हो सकता है, जवाब है नो। सोडियम जिंक 2 के साथ आप मैग्नीशियम चिपकाओगे गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, नहीं होता, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है पहले तो पहचानो, RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। R कौन है, एल्काइल एनायन है, मैग्नीशियम तो तुम जानते ही हो, और X माइनस क्या है, हेलाइड आयन है। जैसे एल्काइल की जगह लगा सकते हो CH3 माइनस, Mg+2 Cl माइनस, CH3 माइनस Mg+2 Br माइनस, लिख सकते हो, बड़े हो जा बेटा। नाट कहां गया, ये गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, CH3 CH2 माइनस Mg+I माइनस, मतलब I इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो यही वाला एग्जांपल लेके पढ़ा दूंगा आपको, ठीक, ध्यान सुनना। मान लो कि तुम्हारे पास CH3I है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, जानते हो ना आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हैलोजन है, और हमारे पास R माइनस Mg+ और Cl माइनस है। तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जो कार्बन पे चार्ज आता है ना ये अनस्टेबल होता है, ठीक, अनस्टेबल। तो यही इस पूरे पोर्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्टिव पार्ट है। याद रखना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है सर, बड़ी क्लास का है क्या, नहीं बे, रिएजेंट है, एक कंपाउंड है जो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, इसकी रिएक्शन करा करा के दूसरे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं।
इसके पीछे कोई और साइंस नहीं है, बस ये कि कंपाउंड है, काम खत्म। अब कंपाउंड है तो क्या करेंगे, याद करेंगे। अरे वुड्स भी तो याद कर रहे हो, मीथेन भी तो याद कर रहे हो, तो जब ये सब याद कर रहे हो तो ग्रिग्नार्ड से किस बात का झंझट है, उसको भी याद करो। याद रखना कि पूरे ग्रिग्नार्ड में ये जो रिएक्टिव पार्ट है हमारा एनायन वाला, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये R माइनस प्लस को पसंद करेगा। ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि माइनस को प्लस पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे माइनस को प्लस पसंद है। तो यानी माइनस पार्ट हमेशा किसे अटैक करेगा, प्लस को। देखो ध्यान से, प्लस ने देखा माइनस को, माइनस ने देखा प्लस को, और आंखों ही आंखों में अटैक हो गया। अटैक हुआ तो आयोडीन को अच्छा नहीं लगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर बॉन्ड तोड़ के निकल गया। बॉन्ड तोड़ के निकला तो I माइनस रहा, और CH3 के साथ क्या जुड़ गया बेटा वहां पे, वो जो R था। और इस I के अलावा क्या बचा बेटा, Mg+2 और Cl माइनस। देख, ये +2 और ये माइनस आपस में जुड़ नहीं जाएंगे, तो ये दोनों कनेक्ट होके बनाएंगे Mg के साथ आयोडीन, Mg के साथ क्लोरीन। ठीक, तो मैं इस पूरे को हिस्से को यहां से यहां तक सब हटा देता हूं और एक ही कंपाउंड लिख देता हूं कि Mg में लगा हुआ है Cl, Mg में लगा है I। बेसिक बात यह है कि एल्केन बन गया। अब रिएक्शन में एक एग्जांपल और देता हूं, R ग्रुप की जगह ये लिख देता हूं ये, और यहां लिख देता हूं CH3I। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, माइनस ने देखा प्लस को, प्लस ने देखा माइनस को, आंखों ही आंखों में अटैक हो गया और आयोडीन बुरा मान के बाहर चला गया। तो CH3 के साथ जुड़ गया CH3, पल्ले पड़ा। ये वाले CH3 में इस CH3 ने अटैक किया तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, और Mg के साथ एक जुड़ा हुआ था Cl, और ये I माइनस बन के निकलेगा, इस वजह से इसे Mg से प्रेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बेसिकली एल्केन बन गया। ठीक, जो भी प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो क्या है बेटा, एल्केन। बहुत बढ़िया। अगला देखो मेथड क्या है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले समझो इस डी कार्बोक्सिलेशन शब्द का मतलब क्या, समझोगे, डी कार्बोक्सिलेशन शब्द का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। डी हटाना, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी कंपाउंड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है तो कहा जाएगा कि हम डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी COOH यानी कि एसिड कंपाउंड्स होते हैं, हीट वीट करने पर, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डालने पर, गर्म करने पर, ये CO2 गैस रिलीज कर देते हैं। तो जब भी हीटिंग इफेक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर तो वो ये काम करते हैं। ठीक, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कि किसी भी एसिड में इस सोडा लाइम के प्रेजेंस में गर्मी वर्मी दी गई तो उससे डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, तो कहलाया कि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। समझे मेरी बात, जी हाँ। अगर भाई साहब सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन तो करो क्या, CH3 CH2 मान लो, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, NaOH और CaO डाल रहे हैं, और फिर से वही 3:1 के रेशियो में, और लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे रहे हैं। गर्म करने से क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगी और बनेगा क्या बेटा, CH3 यानी कि बन गया इथेन। क्या बना, इथेन। और साहब इथेन बनने से एल्केन बन गया, खेला खत्म, पैसा आजम। अच्छा, इसका मतलब अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी एसिडिक एसिड होता और NaOH लगाते 3 और 1 लगाते CaO और 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते तो क्या ये हट जाता, देखो ध्यान से, CH4 बनता। याद रखना बेटा ध्यान से मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं, ये निकलता CO2। क्या निकलता, CO2, और जो बचता वो मेथेन होता। तुम याद करो पहला लैब प्रोसेस क्या था, लेबोरेटरी मेथड, यही तो है यार। ये तुम सोडियम एसिटेट दिया गया ना, सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट NaOH लगाए थे और CaO लगाए थे। अबे सोचो अगर एसिटिक एसिड भी लिए होते तो NaOH और CaO लगाने से तो पहले वो सोडियम एसिटेट बनता और एसिटेट में ये सोडा लाइम क्या बनाता, मेथेन। तो रिएक्शन तो साहब वही है ना, बदल थोड़ी गई है। तो इसी को नाम दे दिया जाता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। इतने सारे नाम अगर आ जाएं तो उसका ये अर्थ नहीं है कि आपने वो पढ़ा नहीं है, आपने जी जान से पढ़ाया, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे आइए, अब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड से बना लिया, अब किससे चर्चा करते हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किससे भैया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन का क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड हो, ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड में कौन आएगा, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में कौन आएगा, एल्काइन, ये दोनों आएंगे।
एल्कीन से बनाते हैं। ध्यान सुनिएगा कैसे बनेगा एल्कीन से। आपके पास इस प्रकार से एल्कीन था, ठीक। अब ये एल्कीन जो है, इसकी रिएक्शन निखिल की प्रेजेंस और H2 से करा दी गई, ठीक। निखिल को पाउडर करके डाला गया, H2 से रिएक्शन कराई गई। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन दोनों कार्बन को मिल जाएंगे और ये एल्केन बन जाएगा। इस एग्जांपल में इथेन बना कर दिया। कैसे होगा ध्यान दो, ये मेटल की सरफेस है, ठीक, लिख देते हैं मेटल सरफेस। ये मैकेनिज्म है साहब, ध्यान सुनिएगा। जो हाइड्रोजन आ रहा है ना, वो आकर के मेटल सरफेस पे चिपक जाएगा। चिपक जाने का मतलब हम लोग नाम देते हैं एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होना, अंदर सोख लेना, एडजॉर्ब होना, सरफेस पे सोख लेना। तो देखो, मेटल की सरफेस के साथ नए बॉन्ड्स बन रहे हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आपस के बॉन्ड टूट रहे हैं। अब ये जो हमारी एल्कीन है, ये आ गई साहब पास में। जब एल्कीन पास में आएगी तो फिर ये नए बॉन्ड कार्बन से बनने लग जाएंगे और ये वाला बॉन्ड टूटने लग जाएगा। तो आगे क्या हुआ, हाइड्रोजन चिपक गया उसमें और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एक टूट गया। एक पुराना बॉन्ड टूटकर एक नया बॉन्ड बन गया। ये एल्कीन बनने का मेथड है। क्लियर है मेरी बात, ये मैकेनिज्म थी। एल्काइंस के साथ भी वही केस है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैकेनिज्म यही जो बगल में लिखा है, जो मेथड लिखा है ना, वो यही है। निखिल साहब है, H2 से रिएक्शन कराई गई, तो पहले एक एक हाइड्रोजन चिपकाओगे, इसे भी और इसे भी, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। एक हाइड्रोजन लगाई है इसलिए एक बॉन्ड तोड़ा है। अब H2 निखिल लगाओगे तो फिर एक हाइड्रोजन इसे भी और एक हाइड्रोजन इसे भी, तो मिलेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहले तो आपको एल्कीन्स मिलेंगे और फिर हाइड्रोजन का सप्लाई और करोगे तो एल्केन्स भी मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही है ये। क्या निखिल की जगह कोई और यूज हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं। पैलेडियम यूज हो सकता है, प्लैटिनम यूज हो सकता है। निखिल सस्ता पड़ता है इसलिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेटल कैटलिस्ट का यूज करके, या मेटल कैटलिस्ट का क्या यूज है, मैंने बताया। जो मेटल कैटलिस्ट है वो क्या है, चाहे निखिल ले लो, चाहे पैलेडियम ले लो और चाहे प्लैटिनम ले लो, फिर वही बात है कि वो अपना बहुत लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ मेटल, ये लगाएंगे। मेटल की सरफेस में हाइड्रोजन आकर फंस जाएगा और ये फंसा हुआ हाइड्रोजन आगे आने वाली एल्कीन को आपस में रिएक्ट करने देगा और ये बॉन्ड एक टूट जाएगा, ठीक। ये करवा पाने का काम हमारा मेटल कैटलिस्ट कर रहा है। कैटलिस्ट का ये काम है, ये कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया यूज था ये, है ना, मैकेनिज्म के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो मेथेन की, याद करनी होती है। कलरलेस ओडरलेस गैस होती है, कलरलेस ओडरलेस एथेन भी होती है। दोनों कंपैरिजन याद रखना, दोनों की दोनों कलरलेस ओडरलेस होती हैं। मेथेन का एमपी -183 और बीपी -162 डिग्री सेल्सियस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एमपी -172 डिग्री सेल्सियस, बीपी -89 डिग्री सेल्सियस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेथेन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथेन बहुत ही लल्लू टाइप की सॉल्युबल होती है मेथेन में, ये वाटर में, यानी कि लगभग इनसॉल्युबल। और एथेन स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली का मतलब ये मत समझना कि सच में सॉल्युबल है या डिसॉल्व हो रही हो कुछ नहीं रही है। स्पैरिंगली का मतलब नेग्लिजिबली सॉल्युबल, और ये तो इतना नेग्लिजिबल है कि मानो हो ही नहीं रहा। अच्छा, तो जो आदमी पानी में डिसॉल्व नहीं होता वो किस में होता है, CCl4 में होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म में होता है, C6H6 बेंजीन में होता है, पिरिडीन में होता है। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अल्कोहल है ना, जैसे ईथर है, जैसे एसीटोन है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक वाले, इनमें डिसॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मैंने लिख दिए कौन कौन से जिनमें डिसॉल्व होते हैं। आइए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं। अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, CCl4, एसीटोन, ईथर, है ना, हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसके अलावा बेंजीन है, ठीक, इसके अलावा टोलुइन है, मैंने लिखे नहीं है ना, इसके अलावा फिनॉल भी हैं जिनमें डिसॉल्व हो सकते हैं, है ना, इसके अलावा पिरिडीन भी है जिसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के, हमने 2-3 नाम याद रख लो, बहुत है तुम्हारे लिए यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल पे आते हैं। वैसे तो मैंने बोला था कि बहुत ही लल्लू टाइप के रिएक्टिव मटेरियल हैं, तो ये रिएक्शन तो ज्यादा देंगे नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इनकी एक होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना चाहिए कि फ्री रेडिकल आखिर होते कौन है। जब कोई ए किसी दूसरे ए से बॉन्ड तोड़ता है तो बॉन्ड होमोलिटिक टाइप टूटता है। शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे,
तो एक आदमी अपना ले जाता है, एक आदमी अपना ले जाता है। ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जो स्पेशीज बनकर आई, इन्हें नाम दिया गया फ्री रेडिकल। जिनके बॉन्ड बहुत वीक होते हैं वो इस तरह के फ्री रेडिकल आसानी से देते हैं, सनलाइट में टूट जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इस तरह से बॉन्ड टूटता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। वो क्या रहा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने मेथेन ली, उसमें लगाया क्लोरीन, और क्लोरीन को दी बेटा सनलाइट। क्या दी? सनलाइट। और क्लोरीन के केस में जो सनलाइट होती है उसे कहते हैं कि डिफ्यूज्ड सनलाइट देते हैं। अब डिफ्यूज्ड क्यों देते हैं वो भी समय के साथ पता चलेगा आपको। एक नारा है, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ। एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लगाया, HCl निकाला। देखो, एक हाइड्रोजन यहां, एक क्लोरीन यहां, ठीक। HCl निकल गया, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, यहां एक क्लोरीन लगाया। हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ। क्या बोला? हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ। वेरी गुड। अगला देखो, ये जो CH3Cl आया, अगर मेरे पास Cl2 एक्सेस में होती और ये सनलाइट वाला केस में रिपीट कर रहा होता, तो हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ। क्या लिखा? हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ। तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, एक Cl बढ़ गया। अब जो बनकर आया, अगर मेरे पास Cl एक्सेस में होती तो अभी और Cl बाकी होती। तो फिर से वही कहानी, हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, एक हाइड्रोजन और कम करो, एक Cl और लगाओ। फिर अगर मेरे पास Cl एक्सेस में होती तो फिर क्या करते? हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, CCl4 बन जाता। ये जो CCl4 बनकर आया, ये व्यक्ति कहलाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये जो तीसरा मेंबर आया CHCl3, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। ये पैसा कमाने का काम आता है। क्लोरोफॉर्म ले, है ना, कपड़े में नाक में सुखाओ किसी को और घर ले आओ, घर लाके फिर पैसा ही से मांगो, है ना। ये सब करना नहीं होता बेटा, इससे आसानी से लोग बेहोश होते नहीं है। ये सब फिल्मों की कहानी है, इतनी आसानी से लोग बेहोश नहीं होते। ये जितना हम लोग पैसा कमाने के पीछे पड़ते हैं, सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, चीजों को डिसॉल्व करने के काम में आते हैं। ठीक, आपने मैकेनिज्म नहीं बताई इसकी, मारो मैकेनिज्म देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले Cl सिंगल बॉन्ड Cl आता है, इसमें पड़ती है सनलाइट। सनलाइट जो होती है, अरे भाई इतने छोटे नहीं होते, सनलाइट जो होती है इनके बॉन्ड को तोड़ देती है। तो बॉन्ड को कैसे तोड़ती है, ध्यान से देखो। बॉन्ड ऐसे टूटा, डिंग 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 डिंग, बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटा तो बना क्या? Cl और Cl। कहोगे Cl Cl क्यों बना, प्लस माइनस क्यों नहीं बना? अबे यार भाई, तुम अपने आप से सोचो जरा, ये प्लस माइनस क्यों बनेगा? क्लोरीन क्लोरीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ना, तो फिर बॉन्ड कैसे टूटेगा? तुम कहोगे होमोलिटिक बॉन्ड टूटेगा। बहुत बढ़िया बात। अब तुम्हारे पास CH, मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से, CH एक ही स्टेप समझाएंगे, उसके बाद वो रिपीट होगा। ये जो फ्री रेडिकल टूटा, ये गया मेथेन के मॉलिक्यूल के पास। इसने हाइड्रोजन से कहा हमसे दोस्ती कर लो, एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। तो हाइड्रोजन ने कहा कि जब दो लोग आपस में दोस्ती करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपना देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती होती। तो उसने कहा यार अपना बॉन्ड यहां से तोड़ो, ये टूटा। कार्बन ने यहां से अपना बॉन्ड तोड़ा, तो अब यहां पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो इस जगह पर, और यहां पे क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो नए संबंध बनेंगे, पुराने संबंध टूटेंगे। ये रहा अपना कौन? मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, इसको नाम दिया गया मिथाइल फ्री रेडिकल। सुनकर अच्छा लगा। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो तड़प रहा है कि भैया हमसे भी दोस्ती कर ले कोई, हमारा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, हमारे तो संबंध टूट गए, तो ये जो दूसरा फ्री रेडिकल तड़प रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पे, कहेगा हमसे दोस्ती कर लो, हम भी तड़प रहे थे। तो जब ये काम होगा, 3 H लगे हुए थे और एक नया Cl बन गया। क्या बात। अब इसमें फिर से ये रिपीट कर लो कि एक और बार Cl तोड़ो, है ना। वो Cl आएगा, यहां अटैक करेगा इसके किसी एक हाइड्रोजन को, इसका एक हाइड्रोजन निकालो, और फिर जो रेडिकल बनेगा उसमें दूसरा वाला Cl अटैक करा दो, तो एक हाइड्रोजन और हटेगा, एक Cl आएगा। और इसी को रिपीट पर लगा दोगे तो जब तक कार्बन टकला नहीं हो जाएगा, टकला होने का मतलब 1 2 3, ये सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक साफ बात नहीं बनेगी, है ना। तब तक रिएक्शन होती रहेगी। सुंदर बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। कंबशन रिएक्शन, जला दो, फूंक दो। जब फूकोगे इसे तो कैसे फूकेंगे, ध्यान दो। सफिशिएंट ऑक्सीजन होने पर कंप्लीट कंबशन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होने पे इनकंप्लीट कंबशन। देखो क्या हुआ, मान लो CH4 है और तुमने ऑक्सीजन ली और जला दी, गर्मी दी।
सफिशिएंट है ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन चाहिए सब मिल गई तुम्हें। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है, जितनी चाहिए सारी ऑक्सीजन मिली हुई है, तो फिर एक ही कंपाउंड बनेगा CO2 और H2O, बस और कुछ नहीं बनेगा। सर अगर हमने C2H6 एथेन लिया और O2 लगाई तो क्या बनेगा? गर्मी दीजिए, जला दीजिए, कंप्लीट कंबशन के केस में CO2 H2O बनेगा। सर अगर हम C4H10 ले लें तो O2 से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? सर CO2 और H2O बनेगा। सर कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई? बैलेंस करनी पड़ती है, अपने आप थोड़ी होती है। यहां 2 लगाओ, बैलेंस हो गई, ठीक, और यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गई। आओ साहब इधर देखो, यहां 2 लगाओ, 2 लगा दिए, तो देखो यहां पर कितने हो गए? ये 6 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए। 12 हाइड्रोजन होने का मतलब यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, तुमने 6 लगा दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 4 कार्बन हो गए तो यहाँ 4 लगा दो, बहुत बढ़िया। 6 ऑक्सीजन और 8 14 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ 7 लगा दो, बढ़िया। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाया। कितने हाइड्रोजन हो गए? 10 और 2 20 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 10 लगा दो, 20 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। 4 और 2 8 कार्बन है, 8 लगा दो। 10 ऑक्सीजन और 16 ऑक्सीजन 26 है, तो यहाँ 13 लगा दो, बैलेंसिंग हो गई। भाई साहब बैलेंसिंग चुटकी का खेल है, हिट एंड ट्रायल से तो 1-1 मिनट में होते हैं। तो जब वो इतनी जल्दी हो जाता है तो बैलेंसिंग में इतना पीछे क्यों पड़ना, इतना परेशान क्यों होना, हो ही जाएगा वो। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? CH4O2 कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, और अगर स्टिल लेस ऑक्सीजन है तो CH4O2 से मिलेगा कार्बन, इसको सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट। सूट का मतलब अगरबत्ती जलाओ, कभी जलाइए, पूजा वूजा करते होगे, भगवान हमको नंबर दे दो, तो नंबर देने के बाद जब तुम मोमबत्ती जलती है, वो धूपबत्ती जलती है, उससे धुआं हुआ निकलता है, तो ऊपर जो सरफेस होती है उससे देखो काली काली हो जाती है, वो जो कालिक निकली ना उसे नाम देते हैं सूट। प्योर कार्बन है, 99.9% प्योर कार्बन। डीकॉम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स, पायरोलिसिस। अभी जो पायरोलिसिस है क्या है वो समझने वाली बात है। इसी को क्रैकलिंग भी बोलते हैं, ध्यान से देख लो, सही से लिखा है, क्रैकलिंग बोलते हैं और पायरोलिसिस भी बोलते हैं, इसी को डीकॉम्पोजिशन बोलते हैं। बेसिकली हाई हीट पर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के, जब भी पायरोलिसिस बोले ना, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म कर दोगे तो कंबशन हो जाएगा ना, इसलिए क्रैकलिंग नाम दिया गया इसे। तो अगर आप मेथेन के साथ ये काम करते हैं, लगभग आपको 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, इतना ज्यादा, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इससे बनता है एथाइन और बनता है H2, एथाइन बनता है, ठीक। इसी की जगह अगर आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एथेन लेते हैं, तो एथेन का 500 डिग्री सेल्सियस पर Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में ही टूट जाता है, और इससे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन, ठीक। इसकी बजाय अगर आप गलती से पेंटेन ले लें, पेंटेन C5H12, तो इसको गर्म करेंगे आप लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक, और लेंगे एल्यूमिना Al2O3, तो 2 पार्ट्स में टूटेगा। 2 पार्ट्स में मतलब 5 कार्बन की चेन होगी ऐसे, तो यहां से टूटेगा, 3 कार्बन एक तरफ, 2 कार्बन एक तरफ, तो एक तो बनेगा C3H8, ये बन गया प्रोपेन, और दूसरा बनेगा एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे टूटेगा। इसी तरह मान लीजिए आपने C7H16 लिया और इसको भी गर्म किया 600 डिग्री सेल्सियस तक Al2O3 के प्रेजेंस में, तो 7 कार्बन है, तो फिर से ये टूटेगा ऐसे, 4 एक तरफ 3 एक तरफ, ऐसे टूटेगा। तो जो 4 टूटेगा वो तो ब्यूटेन बनेगा, बड़ा पार्ट हमेशा एल्केन बनेगा, और जो छोटा पार्ट है वो एल्कीन बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। याद रखने वाली रिएक्शन है बेटा, पूछी गई है पेपर में, है ना, तो यू कैन नॉट इग्नोर। मैंने बोल दी जो बात, रिपीट करके सुन लेना, याद करने वाली बात। अगर नॉन सिमेट्रिक आ गया ना, लेकिन 5 कार्बन 7 कार्बन इस तरह से, तो 2 पार्ट में टूटेगा, एक N कार्बन है, एक N+1 कार्बन में। N और N+1 का क्या मतलब? 7 टूटेगा 2 में, एक 3 और N+1 4, 5 टूटेगा 2 में, एक 2 और 2+1 3, ऐसे टूटेगा, तो 5 हो गए। इसमें छोटा पार्ट है ये एल्कीन देगा, और जो बड़ा पार्ट है वो एल्केन देगा, ठीक। ये ट्रिक है भैया याद करने की, याद कर लो। अगला देखो क्या कह रहा है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं इसको कई बार, लेकिन ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना, जैसे आपके पास अब मेथेन है,
मीथेन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं 475 केल्विन की प्रेजेंस में, है ना, ये टेम्परेचर है। और इतनी हीट दी हुई है आपने किसे, कॉपर ट्यूब को। कॉपर मीथेन के अंदर डाला नहीं जा रहा है, इतनी हाई हीट के रेड हॉट कॉपर ट्यूब, जिसमें प्रेशर भी 120 एटीएम का हमने लगा रखा है एयर की वजह से। इतने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कॉपर ट्यूब से इस मीथेन को पास किया जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। बहुत बढ़िया। तो यानी मेथेनॉल बनाने का प्रोसेस है, ठीक। जैसे CH4 है, अब कैटलिस्ट बदल रहे हैं, ध्यान रखना बेटा। मोलिब्डेनम ऑक्साइड लगा रहे हैं, ठीक। ये मेटल का ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये HCHO जिसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है वो बन जाता है। याद रखना क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। बढ़िया। अब अगर यही चीज बदल दें, फॉर्मल्डिहाइड ना बनाकर ये कहें कि मेरे पास CH4 है, यही O2 दे रहे हैं और मोलिब्डेनम ऑक्साइड नहीं है, जबकि मोलिब्डेनम की जगह मैंगनीज का कोई कंपाउंड है, मैंगनीज का ऑक्साइड ले सकते हैं, तो फिर मेरे पास बनता है HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड। क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। बहुत बढ़िया, अच्छी बात सुनी आपने। अब ध्यान से देखिए, कॉपर ट्यूब से पास होने पे तो यही होने वाला है ना, कुछ और नहीं बनने वाला। देखो ध्यान से क्या हुआ, तुम्हारे पास एल्कोहल था, क्या था, सॉरी एल्कोहल बोल दिया, एल्केन था। क्या था बेटे, एल्केन। इस एल्केन से हम तीन तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले 475 केल्विन पे कॉपर ट्यूब में से इसे पास करा रहे हैं, ऑक्सीजन खिला रहे हैं और 120 एटीएम का इसे प्रेशर दे रहे हैं, तो बन क्या रहा है बेटा, एल्कोहल। मेथेन लिया तो मेथेनॉल, एथेन लिया तो एथेनॉल, प्रोपेन लिया तो प्रोपेनॉल। बढ़िया बात। दूसरी चीज क्या कराई हमने इससे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में O2 से रिएक्शन कराई, तो क्या बना हमारे पास, हमारे पास बनकर आ रहा है एल्डिहाइड। क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। अब मेथेन लिया तो फॉर्मल्डिहाइड, एथेन लिया तो एसिटल्डिहाइड, इस तरह से एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा, नाम बदलते जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने मैंगनीज का कंपाउंड लिया या फिर आपने प्लैटिनम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या बनेगा बेटा, एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने एक कार्बन का मेथेन लिया है तो इसका मतलब बनेगा क्या, बनेगा हमारे लिए मेथेनोइक एसिड। दो कार्बन लिए तो एथेन लिया तो एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह बनता जाएगा। बढ़िया बात है यार, ये तो ट्रिक हो गई याद करने की, बिल्कुल। इसके बाद एक रिएक्शन आती है बेटा, स्लो कंबशन। इसको स्पेशली बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ज्यादातर किताबों में लिखता है, आपकी किताब ये लिख के देती है। क्या है, दो रिएजेंट्स हैं इसमें, रिएजेंट्स है ना, K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों से करते हैं और दोनों के दोनों को एसिडिक मीडियम में लेते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम में। रामलाल पंथी में मत पढ़ें कि बेसिक मीडियम ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन याद रखें K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, यह बहुत ही लल्लू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और KMnO4 एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बेसिक मीडियम में काम चलाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा बढ़िया, क्या मतलब है इसका, मैं एग्जांपल के तौर पे तुमको समझाता हूं, ध्यान से देखना, तो अच्छा लगेगा पढ़कर। CH4 लिया तुमने और इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। अब मैं जहां K2Cr2O7 बोल रहा हूं दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय KMnO4, तुम लिखो एक ही बात है, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां से बनेगा, मैं इसको इरेज करता हूं, एक फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए। मेरे पास है एल्केन, क्या है बेटा, एल्केन। तुमने लिया K2Cr2O7, अगेन एसिडिक मीडियम है, तो बनेगा क्या इससे, एल्कोहल। फिर वही K2Cr2O7, तो इससे क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। फिर तुमने क्या लिया, K2Cr2O7, तो फिर कैसे बनेगा बेटा, एसिड। और एसिड में अगर आपने लिया K2Cr2O7 तो क्या बनेगा बेटा, CO2 और H2O। ये अब याद रखना कि जो ये एल्केन है उससे जो एल्कोहल बना, ये 1 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए, यानी कोने वाला एल्कोहल होना चाहिए, तब तो ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, याद रखना। तो देखो बेटा क्या सीन चल रहा है, अगर हम मेथेन लें और यही KMnO4 की रिएक्शन करा लें, अरे सर अभी आपने तो K2Cr2O7 लिखा था, अबे ये भी लिखा है कि चाहे ये लो चाहे ये लो, एक ही बात है, सब एक ही चीज बनाते हैं।
तो CH3OH बनेगा। अच्छा एक H हट जाएगा, हाँ बे, तो फिर क्या लोगे, KMnO4, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड यानी HCHO। अच्छा फिर अगर आपने KMnO4 लिया तो क्या बनेगा, HCOOH, और फिर आपने अगर KMnO4 लिया तो क्या बनेगा, H2O एंड CO2। अरे वाह, बन गया, हाँ यार हो गया काम। इसके बाद एक प्रोसेस होता है रीड्स प्रोसेस। रिएजेंट याद कर लो, नाम याद रखो रीड, तो नाम याद रखो SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड इसका नाम है। क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। क्या है, थायोनाइल क्लोराइड, याद रखो। ठीक, देखो ध्यान से क्या सीन है। पहली बात कि आपके पास आर एच यानी कि एल्केन है, ठीक, इससे आप रिएक्शन कराइए SO2Cl2 की, तो इससे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, RCl बनेगा, HCl बनेगा और SO2 बनेगा। ये भी गैस, ये भी गैस, निकल लिया। मिला क्या तुम्हें, अल्काइल हैलाइड। और खास बात, HCl भी साहब गैस है और SO2 भी गैस है, दोनों एस्केप हो जाएंगी, तो मिक्सचर तो मिलेगा नहीं, तो जो भी प्रोडक्ट बन के आया वो प्योर है, तो अलग अलग करने की, सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिक्सचर नहीं मिलेगा, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब RH का क्या मतलब है, जैसे CH4 है तो CH4 को हम इस तरह लिख सकते हैं CH3H, तो ये हुआ SO2Cl2। अब इसकी रिएक्शन में क्या होगा, SO2 गायब, H ने Cl को पकड़ा और CH3 ने Cl को पकड़ा, ये दोनों गैस बन के गायब हो गए, प्रोडक्ट में क्या मिल गया, एल्काइल हैलाइड। बहुत बढ़िया। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की। मतलब समझो, जैसे बेंजीन होता है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये बनाने का प्रोसेस है। अच्छा कैसे हुआ, कैसे हुआ, बताओ जरा बताओ। तुम्हारे पास मान लो एन हेक्सेन है, कौन सा हेक्सेन, एन हेक्सेन, इसमें आप इनमें से कोई भी रिएजेंट लगा दो, जैसे मैं V2O5 लगाता हूं, 773 केल्विन का टेम्परेचर रखता हूं, ये 500 डिग्री सेल्सियस है, और 200 ATM का प्रेशर रखता हूं, ये 220 नहीं है, तो जिससे मेरे पास ये बेंजीन बन जाएगी, यानी एक एलिफैटिक कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक। नाइट्रेशन की रिएक्शन, दुनिया में जब भी कोई कहे कि नाइट्रेशन करना है तो तुम्हें याद आना चाहिए HNO3 और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी। अच्छा इस सॉल्वेंट है बेसिकली, है ना, याद रखने वाली बात। क्या होगा, मान लो कि तुमने कोई कंपाउंड ले रखा है, जैसे CH3 यानी एथेन ले रखा है, अब यही तुमने लगा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है, इससे होगा क्या, CH3 CH2 NO2, ये लग जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। सल्फोनेशन, जब भी दुनिया में कोई सल्फोनेशन बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं इरेज करता हूं इसको, गंदा सा हो गया ना वो गोला बनने से, मजा नहीं आया। सल्फोनेशन का मतलब होगा कि H2SO4 और SO3 गैस होनी चाहिए, या तो ये लिख देते हैं इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिख देते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से मान लीजिए आपके पास CH3 यानी एथेन है और आपने H2SO4 लिया, इसको फ्यूमिंग लिख दिया, या SO3 गैस डाल दी, तो क्या बनेगा, CH3 एक H हट जाएगा और SO3H लग जाएगा। ये कंपाउंड लगने का मतलब है कि हमने क्या करा दिया, सल्फोनेशन। भैया रिएक्शन खत्म हो गई, एल्केन खत्म हो गया, अर्थात एल्केन कथा समाप्त। एल्केन में इससे ज्यादा रिएक्शंस आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। यूजेस हैं यार, खुद देख लेना, मैं नहीं करा रहा हूं, है ना। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए। थैंक्स अगेन एंड अगेन, यहां तक देखा है तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू। और ये केमिस्ट्री जो चल रही है, ये केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री नहीं है कि बस बोल के खत्म हो गया ना, प्रॉपर एक एक चीज का लॉजिक चल रहा है। और कौन पढ़ा रहा है आपको, भैया इंदिरा सर पढ़ा रहे हैं, है ना। आप आइए देखिए लेक्चर्स, बेनिफिट लीजिए, यकीन मानिए पावर पैक है, ज्यादा बातें नहीं है, काम की चीजें हैं, है ना। 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं जितना क्लासेस में 1 घंटे में नहीं होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में एल्कीन के साथ और एल्काइन के साथ।